नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना डीवी और मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। और जो मैं कमेंट डालती हूँ, पिंड कमेंट होता है जो हाईलाइटेड, एक बार उसको रीड कर लीजिए। कई बार क्या होता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉमन क्वेरीज होती है जो स्टूडेंट्स की, उसके रिगार्डिंग मैं आपका रिप्लाई करती हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज़ काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते और फिर सेम क्वेश्चन वो बार बार कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं। डीवी की बात करते हैं दोस्तों, मेरा चंडीगढ़ मेडिकल जोन आया था, जैसे कि आपको पता होगा। और 25 अगस्त को मेरा डीवी एंड मेडिकल टेस्ट होना था। तो 25 अगस्त को जब मैं वहाँ गई, अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो सबसे पहले जो हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। एंट्री के टाइम हमसे कोई कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं मांगी गई कि हम दूसरी स्टेट से आए हैं, बिकॉज़ जहाँ पे मेरा था वो पंचकुला पंजाब में था, बैंक जहाँ पे मेरा डीवी था। तो नॉर्मल चेकिंग हुई, जैसे एंट्री के टाइम पे वो मशीन से चेक करते हैं कि टेम्परेचर वगैरह आपका हाई तो नहीं है। तो उसके बाद चेकिंग के बाद अंदर हमें ऊपर भेजा गया, जहाँ पे हमें वेट करने के लिए बोला गया। और सबसे पहले हमें बायोमेट्रिक के लिए बिठाया, टर्न वाइज हमारा नंबर आया। बायोमेट्रिक में राइट थंब वेरिफिकेशन हुआ, राइट थंब प्रिंट का। उसके बाद एक पिक क्लिक करी गई हमारी फेस की, टू वेरीफाई अ फेस कि कोई और पर्सन तो नहीं है। और उसके बाद हमें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजना था। हम एम्प्टी स्टमक आए थे। तो हम टोटल 5 कैंडिडेट्स थे उस दिन वेरिफिकेशन के लिए। और हम सबको एक फ़ॉर्म दिया गया, एक पेज फॉर्म था जो कि हमें हॉस्पिटल में शो करना था, जहाँ हमारा मेडिकल टेस्ट होना था। और एक कॉपी उन्होंने फ़ॉर्म की अपने पास रखी थी। तो उसके बाद हम वो जो फॉर्म था वो लेके अपने व्हीकल से, हमें बोला गया कि आपके पास जो व्हीकल है आप लोग जाइए। तो 5 में से हम 3 कैंडिडेट्स जो थे, इंक्लूडिंग मी, हम सब अपने व्हीकल से, एक ही व्हीकल में हम लोग हॉस्पिटल गए मेडिकल टेस्ट के लिए। बाकी के जो 2 कैंडिडेट्स थे वो अपने व्हीकल में अलग 1 घंटे बाद आए मेडिकल टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो नीचे रिसेप्शन में हमसे कोविड-19 फॉर्म भरवाया गया कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है रिगार्डिंग इट, जस्ट लाइक आरोग्य सेतु में होता है। उसके बाद एक पर्सनल डाटा फॉर्म भी भरवाया गया, जिसमें हमसे हमारा नेम, एज, मेल या फीमेल हो वो पूछा गया, सेक्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी गई। और हमसे ये पूछा गया कि आपकी हाइट कितनी है, एग्जैक्ट हाइट बतानी थी, वेट बताना था। और ब्लड ग्रुप पूछा गया कि ब्लड ग्रुप क्या है। और उसके अलावा हमसे ये पूछा गया कि आपका कोई बर्थ मार्क या आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो बताइए, जैसे स्कार हो गया या मोल हो गया, तो समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हमें जो फॉर्म मिला था बैंक की तरफ से, जो हमें हॉस्पिटल में दिखाना था, वो उन लोगों ने अपने पास रख लिया और हमें ऊपर भेज दिया गया। ऊपर स्टेयर्स से जब हम गए तो वहाँ पे एक और रिसेप्शन था, वहाँ पे एंट्री की गई, रजिस्टर में उन्होंने एंट्री करी, हमारा नेम पूछा, एज पूछी, मेल फीमेल, देन अगेन एंड वेट, ये 4 चीज़ें उन्होंने एंट्री करी रजिस्टर में। और हमसे 1500 फ़ीस ली। फॉर्म में बताया गया था कि 2000 लेके जाने हैं, बट हमसे 1500 ही लिए गए। मे बी वो सेफ़ साइड बैंक वालों ने लिखवा दिए होंगे 2000, बट उसकी कोई रिसिप्ट हमें नहीं दी कि 1500 की मांगी, बट फिर भी नहीं दी। 1500 जो उन्होंने लिए थे वो कैश पेमेंट ली थी। उन्होंने कार्ड वगैरह कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कैश में ही पेमेंट करनी है। उसके बाद एम्प्टी स्टमक जो टेस्ट होने थे वो हुए, हमसे सैंपल लिए गए, यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल। फिर सबसे पहले ईसीजी टेस्ट हुआ हमारा टर्न वाइज, देन ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ। उसके बाद जो मेन हॉस्पिटल का काम था वो हो गया था। उसके बाद हमें उन्होंने स्लिप दी एक्सरे लैब के लिए। एक लैब थी वहीं पे, वहाँ पे हमारा चेस्ट एक्सरे होना था और हमें वहाँ से रिपोर्ट लेके आनी थी जो हमें हॉस्पिटल में सबमिट करनी थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, जो आपको स्लिप मिली थी एक्सरे के लिए, आपको क्या करना है, जो लैब है वहाँ पे आपको वो स्लिप उनको सबमिट करके आनी है, अपने पास नहीं रखनी। उन्होंने मुझसे मांगी नहीं, मैंने दी नहीं। तो क्या हुआ कि बाद में मुझे पता लगा कि वो स्लिप वहाँ पे सबमिट करना ज़रूरी है, तो मैं दोबारा देने गई थी। चाहे वो मांगे या ना मांगे, आप वो स्लिप उनको पकड़ा दीजिए, उसके बाद आप वहाँ से रिपोर्ट लेने जाइए। तो हमें वो स्लिप दी गई, हम वो स्लिप लेके गए सीधा वहीं से लैब में। और वहाँ पे फिर जब चेस्ट एक्सरे हुआ उसके बाद हमने थोड़ी देर वेट किया, हाफ आवर। और जैसे ही रिपोर्ट आई हम वो रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल गए वापस, जहाँ पे एंट्री हुई थी रिसेप्शन पे। तो हमने वहीं पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप लोग लंच करने जाइए। उस दौरान अराउंड 1:30 हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग लंच कर लीजिए और खाना खाने के, जैसे ही आप खाना खा लेते हैं उसके जस्ट 2 आवर्स बाद, उससे पहले नहीं, 2 घंटे बाद आप लोग आइए शुगर टेस्ट के लिए। तो फिर हम वहाँ से सीधा खाना खाने चले गए थे।
शुगर टेस्ट के लिए जब हम गए थे तो उन्होंने सिर्फ ब्लड सैंपल लिया था, शुगर टेस्ट हुआ नहीं था। तो जैसे ही हम लंच करने गए उसके बाद अराउंड 2:15 हो गए थे, 2:15 PM। और हम तीनों जो कैंडिडेट्स गए थे, हम तीनों बाद में साथ ही गए थे। अराउंड 4 o'clock हम गए थे शुगर टेस्ट के लिए। और जो बीच के जो 2 घंटे थे उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डीवी से पहले ही काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम बता दीजिएगा कि कौन से टेस्ट हुए आपके वहाँ पे। तो गाइस जो था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो रिमेनिंग टेस्ट होने थे उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि क्या और टेस्ट वो करेंगे, और जिसके लिए उन्होंने सैंपल लिए, यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, और जितने हो गए वो बता दिए। एक शुगर टेस्ट का उन्होंने बताया। तो इसके बाद अभी रिपोर्ट आनी है। मेरा जो हुआ था डीवी वो हुआ था 25 अगस्त, जिस दिन ट्यूसडे था। और रिपोर्ट के लिए उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आएगी थर्सडे को जो रिपोर्ट आएगी उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि वो रिपोर्ट डायरेक्टली वो लोग बैंक को सेंड करेंगे। कहते कि कॉन्फिडेंशियल है। और हमने पूछा कि हमें नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं देने के लिए बोला बैंक ने कहा है कि डायरेक्टली हमें देनी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर हो सके तो जैसे आप बैंक को दे दीजिए रिपोर्ट, उसके बाद हमें मेल कर दीजिए सॉफ्ट कॉपी या कोई भी रिकॉर्ड में हो। तो उन्होंने कहा कि आप सैटरडे को कॉल कर लीजिएगा क्लिनिक पे। उन्होंने नंबर दिया जो स्पेसिफिक हमारा हॉस्पिटल था जहाँ हमारा टेस्ट हुआ। उन्होंने कहा कि सैटरडे को आप कॉल कर लीजिए और अगर हो सका तो वो हमें मेल कर देंगे रिपोर्ट। तो सैटरडे को कल मैं उनको कॉल करूँगी मॉर्निंग में, और अगर मुझे रिपोर्ट उन्होंने सेंड कर दी तो मैं पढ़ के बता दूँगी कि उसमें क्या क्या टेस्ट उन्होंने किए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो वो मैं आपको बता दूँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी वो इन्फॉर्मेशन। और जो 2 घंटे का गैप था जो मैंने आपको बताया कि लंच करने के बाद हमें 2 घंटे का टाइम मिला था, उस दौरान हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अब मैं उसके बारे में बता देती हूँ। मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब हम शुगर टेस्ट के लिए गए तो वो लास्ट था, उसके बाद वहीं से हम हॉस्पिटल से सीधा घर चले गए थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट गाइस ज़रूरी चाहिए, मस्ट है। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं मैम 1 सर्टिफिकेट दे दे, 2 सर्टिफिकेट दे दे, ऐसे नहीं चलेगा। 3 बोले हैं तो 3 ही लेके जाने पड़ेंगे। आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 3 कौन से। उन्होंने हमें बताया 4 ऑप्शंस दिए। पहला, एक एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर किसका, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपने कहीं जॉब करी है या प्रेजेंट एम्प्लॉयर है तो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एनओसी वगैरह। एनओसी तो देनी है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है। सेकंड है एजुकेशन वाला, एजुकेशन जो लास्ट डिग्री आपने ली है। जैसे मैंने एमबीए किया था तो मैं एमबीए का लेके गई थी। थर्ड ऑप्शन है बैंक एम्प्लॉय या गेजेटेड। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये थर्ड ऑप्शन ये अलग से एक ऑप्शन है। इसमें क्या है, या तो आप बैंक एम्प्लॉय कोई है सरकारी गवर्नमेंट वाला, उनसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप उनसे नहीं बनवा सकते तो आप गेजेटेड ऑफिसर। तो इन दोनों में से एक, ठीक है, वो एक माना जाएगा। इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और फोर्थ ऑप्शन, ये अलग से ऑप्शन है लास्ट, कि रिस्पेक्टेबल पर्सन, जो कि रिलेटिव ना हो, कोई मतलब गवर्नमेंट पोस्ट पे और कोई अच्छी पोस्ट पे हो, लाइक हायर अथॉरिटी, आप बैंक से ही बनवा सकते हैं। ये फोर्थ वाला भी, बिकॉज वो भी रिस्पेक्टेबल में आगे। तो ये टोटल 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप 4 ले जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 से कम नहीं लेके जाने, 3 मिनिमम है। तो मेरे पास बैंक एम्प्लॉय के 2 सर्टिफिकेट हो गए थे, एजुकेशन का भी था, और एक मेडिकल ऑफिसर हैं हाई अथॉरिटी, उनका भी था। तो मैं 4 ले गई थी। तो उन्होंने वो चारों ही रख लिए थे। कहते कि जिसकी ज़रूरत होएगी वो अपने आप देख लेंगे उसमें से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत है, बट 3 आप ज़रूर लेके जाइए। और अगर आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, इनकेस आपने पहले कभी जॉब नहीं किया या अब नहीं कर रहे, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है, एजुकेशन वाला, बैंक एम्प्लॉय या गेजेटेड में से एक, सेकंड, थर्ड रिस्पेक्टेबल पर्सन, तो ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको फिर लेके जाने पड़ेंगे। या तो आप एक एजुकेशन वाला लेके जाएंगे, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन, और जो तीसरा सर्टिफिकेट है या तो वो बैंक एम्प्लॉय से या गेजेटेड ऑफिसर, उन दोनों में से किसी एक से। तो टोटल 3 हो गई जो आपको लेके जाने हैं। और वहाँ पे क्या है कि आपको 3 सेट ऑफ कॉपीज़ लेके जानी है, जो फोटोस्टेट बता रहे थे। खाली एजुकेशन की नहीं, केवाईसी की भी, हर चीज़ की 3 आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए। बेसिकली 3 सेट आपके लगेंगे, एक्सेप्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ एजुकेशन का आप कॉपी वाला देना, ओरिजिनल मत पकड़ाना, वो दोबारा नहीं बनता है। जो बाकी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो ओरिजिनल पकड़ाने हैं वहाँ पे। तो 3 सेट किसके लगेंगे वो मैं बता देती हूँ। केवाईसी के 3 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया उसमें, एप्लीकेशन प्रिंट आउट जो आप निकलवाएंगे, आपने जो फॉर्म भरा था उसके 3 सेट,
यानी कि 3 कॉपीज़ उसकी। इसके अलावा एजुकेशन डिग्रीज़ हैं, जितनी भी आपकी मार्कशीट है, एजुकेशन डिग्रीज़ हैं, उन सब के 3 सेट। तो KYC का, एप्लीकेशन प्रिंट आउट का और एजुकेशन डिग्री मार्कशीट, अगर आपका कोई रिलीविंग लेटर है, NOC है, तो उसके भी आप 3 सेट लेके जाइए। तो ये हर चीज़ के 3 सेट हो गए, ठीक है, 3 फ़ोटोकॉपीज़ हो गई, जिसके आपको अलग अलग 3 सेट बना के आप घर से सीक्वेंस करके लेके जाइए। वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? मेन रीज़न है फॉर्म। आपको वो एक इतनी बड़ी मोटी बुक टाइप एक फॉर्म देंगे। SBI के टाइम क्या था, एक आपसे बायोडाटा फॉर्म भरवाया था और उसके 2 सेट उन्होंने कहा था कि फ़ोटोकॉपी करके ले आओ, बट यहाँ पे ज़ेरोक्स कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हमें तीनों के तीनों सेट खुद फिल करने थे। हम सेम इन्फॉर्मेशन हमने 3 बार भरी है टोटल, तो उसमें 2 घंटे तो हमारे उसमें ही लग गए थे। हमने सुबह पे भरा, मेडिकल टेस्ट से पहले हमें थोड़ा टाइम मिला, आधा घंटा, और हमने बाद में भी बहुत स्पीड से, बहुत मुश्किल से भरा। और तो स्टार्टिंग में स्लो मत लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, बट केयरफुली, कोई गलती नहीं करनी। तो डिटेल वो आपको बता देंगे कि फॉर्म में कैसे भरना है। अगर कोई भी आपका डाउट हुआ तो वो वहीं बैठे होते हैं, पास में ही HR का रूम है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और जो ये एम्प्लॉय प्रीवियस वाली डिटेल, रेफरी वाली जो फॉर्म में बोली गई थी, आपको घर से नहीं लेके जाना, ये डाउनलोड करके आई थॉट कि घर से लेके जाना है। सेम है जो मैंने काफ़ी बच्चों को मेल में दिया भी था, मैं आपको अभी उसकी फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी। उस फॉर्मेट सेम ही था, चाहे आप वही लगा लीजिए, बट कोई मतलब नहीं बनता ले जाने का। आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, फिर लेके जाएंगे, फालतू खर्चा। और जब आपको वहाँ जाके उन्होंने फॉर्म सेट कर रखा है स्टेपल करके, तो उसमें आपको जब वो फिल करना ही है, तो एम्प्लॉय अगर आपका प्रीवियस है वो वाली डिटेल्स हैं, और रेफरी, और एक डिक्लेरेशन है, जैसे डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कुछ आपको नहीं लेके जाना, वो वहाँ पे खुद ही भरवा लेंगे। और एक एफिडेविट है डिक्लेरेशन के लिए, जो कि फॉर्म में देंगे। वो 100 रुपीज़ की उन्होंने बोला था कि एक नॉन जुडिशियल स्टैंप है, वो आपको कोर्ट से ख़रीदनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बनवा सकते हैं आप, तहसील से भी। तो एक बच्चा 10 रुपीज़ की स्टैंप लगवा के लेके आया था, वो खुद ही ले आया था, बिकॉज वो सेम फॉर्मेट था। बट मैंने जो डाउनलोड किया था वो था एनेक्स्चर 5, सेम था फॉर्मेट, बट वो एनेक्स्चर 5 लिखा होता उसमें, और इन्होंने जो दिया वो एनेक्स्चर 6 वाला था। और तो वो कहते हैं कि 10 रुपये वाली स्टैंप वाला नहीं लगेगा, 100 की लगेगी। तो बेटर है आप घर से मत बनवा के लेके जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो आपको कितनी स्टैंप बोलें, तो फालतू में आपका नुकसान होगा और टाइम भी ख़राब होगा। तो नोटरी से साइन करवाना है, नोटरी की स्टैंप भी लगेगी, नोटराइज भी करवाना है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या तहसील से। और उसकी क्या कीजिए, एक फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। मैं आपको फ़ोटोकॉपी दिखा देती हूँ। और उस पर जो फ़ोटो लगेगी, उसके ऊपर फॉर्म में आपको फ़ोटो लगानी है। स्पेस नहीं दे रखा उसमें, बट फ़ोटो लगेगी, ऊपर लगा दीजिएगा। और उस फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नीचे सिग्नेचर का कॉलम बना हुआ है, वो आपको फिल करना है, वहाँ पे आपने सिग्नेचर करनी है। तो जस्ट नेक्स्ट डे 26 अगस्त को ही मैंने बनवा लिया था, और मैंने स्पीड पोस्ट कर दी थी जोनल ऑफिस चंडीगढ़ जो था मेरा एड्रेस, वहाँ पे, ताकि टाइम पे पहुँच जाए। और इसके अलावा आपको, हाँ मैंने बोला फ़ोटोकॉपी करवानी है अपनी, उसके लिए रिकॉर्ड के लिए, इनकेस कोई इशू हो जाता है, गुम हो जाता है कुछ भी, तो एक फ़ोटोकॉपी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये एफिडेविट रिलेटेड था। और बाकी कोई भी आपको कुछ साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा। और बाकी जो मैंने आपको 3 सेट ऑफ कॉपीज़ बोला था अभी, KYC, एजुकेशनल डिग्रीज़ एक्सेट्रा, तो इन सब के मैं आपको एक बार ना फॉर्मेट दिखा देती हूँ, आप वो देख लीजिए कि आपको क्या क्या भरना है एम्प्लॉय प्रीवियस में, रेफरीज में, वो मैं बता देती हूँ। ये एफिडेविट है जो मैंने बनवाया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर मेरी फ़ोटो लगी हुई है और नीचे बाकी की डिटेल्स हैं। जो पर्सनल डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर रखी है, और जो कॉमन है जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 1 लिखना है आपको ऊपर आपकी पोस्ट, तो वो सब आप देख सकते हैं कि आपको क्या भरना है। ऊपर में यहाँ पे फ़ोटो के साइड में स्टैंप लगे हुए हैं जो 100 रुपीज़ की नॉन जुडिशियल स्टैंप है, और नीचे नोटरी की सिग्नेचर एंड स्टैंप है। ये आपको वहीं मिलेगा फॉर्म में पेज, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स वाला, अगर आपने कभी जॉब किया है, या प्रेजेंट अगर आप कहीं करते हैं तो ये ऊपर जो नंबर 1 ऑप्शन है उसमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स की डिटेल डालनी है, और सेकंड में प्रीवियस एम्प्लॉयर अगर कोई है और उससे पहले भी कोई था तो 2 प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के आप डिटेल्स डाल सकते हैं। और कुछ भी फॉर्म गाइस, कुछ भी फॉर्म में अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है, लाइक अब इसमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, आपने कहीं जॉब नहीं किया, कोई भी फील्ड खाली नहीं छोड़नी, NA लिख दीजिए, खाली उसको नहीं छोड़ना, NA लिख दीजिएगा। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ़ कैंडिडेट, तो इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, डेट, प्लेस जो आपका मेडिकल जोन होगा आपको वो प्लेस वहाँ पे जाके लिखना है, और देन डेट, करंट डेट डालनी है, जिस दिन DV है उस दिन की डेट डलेगी।
इसमें आपको 2 रेफरीज़ के नाम और उनकी डिटेल डालनी है। ये रिलेटिव नहीं होने चाहिए आपको जस्ट जानते हो, फ्रेंड, क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं होने चाहिए, बट वैसे लाइक कलीग हो गए। तो नीचे आपके नेम ऑफ़ कैंडिडेट सेम जैसे प्रीवियस एम्प्लॉयर वाले में भरा था, और प्लेस वही जहाँ पे आपका मेडिकल है, और डेट जिस दिन आपका मेडिकल है उस दिन की डेट डाल के नीचे आपके सिग्नेचर। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं लेके गई थी। ये एजुकेशन का है, ऊपर आप देख सकते हैं लेटर हेड में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लिखा है, तो लेटर हेड के ऊपर बना होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। नेक्स्ट है दूसरा, ये बैंक का है। ये देखिए, ये भी लेटर हेड के ऊपर है। तो मैंने इसमें क्या किया था, इसमें सर को फॉर्मेट बता दिया था जो मेरे पास था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, और वो सर ने टाइप करके तो लेटर हेड के ऊपर मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे दिया। ये एक और SBI बैंक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। इसमें मैम को ऑलरेडी फॉर्मेट पता था, तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। और ये भी लेटर हेड के ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट, वैसे मैं आपको फॉर्मेट शेयर कर देती हूँ। ये फॉर्मेट है जो मैंने डाउनलोड किया था। एक बैंक में सर को पता नहीं था कि कौन सा फॉर्मेट हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये वाला मैंने उन्हें बता दिया था, लेकिन लेटर हेड के ऊपर था ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्टिफिकेट बना था। ये एक एक्स्ट्रा जो मैं लेके गई थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें उन्होंने ये देखा कि 10 साल से जानते हैं, बट ये लेटर हेड फॉर्मेट में नहीं था, बिकॉज़ ये हॉस्पिटल से था तो उनका कोई लेटर हेड नहीं होता, वो कह रहे थे। और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वाली वो जो होती है शीट उनके पास, पेपर जिसके ऊपर वो मेडिसिन वगैरह लिख के देते, तो वही था। तो ये भी उन्होंने ले लिया था, बैंक वालों ने कंसिडर कर लिया था। तो आपके पास जो है आप ले जाइए, बट कोशिश ये कीजिए कि जिसका लेटर हेड बन सकता है, लेटर हेड वाले पे सर्टिफिकेट बन सकता है, जैसे कि बैंक का हो गया, एजुकेशन हो गया, तो वो आप लेटर हेड वाले शीट पे ही बनवा के लेके जाइए। पुलिस वेरिफिकेशन रिगार्डिंग आपको कुछ नहीं करना, वो खुद ही अपने आप करवा लेंगे, ना आपको वहाँ पे कोई फॉर्म भरवाएंगे। और एफिडेविट डिक्लेरेशन का जो होगा उसमें डिक्लेरेशन वो भरवा लेंगे जो उनको भरवानी है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको कुछ नहीं लेके जाना, कोई फॉर्म नहीं लेके जाना। तो EWS की एक बार बात कर लेते हैं कि काफ़ी बच्चों को डाउट था कि जैसे मैंने जनरल में क्लियर किया है हर एग्ज़ाम, तो क्या मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी सबमिट कराने की? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आपने किसी भी कैटेगरी में क्लियर किया है, जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, मैंने जैसे EWS से अप्लाई किया था जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो आपको वो सर्टिफिकेट सबमिट करवाना मैंडेटरी है। सेंट्रल स्टेट सर्टिफिकेट का कन्फ्यूजन भी मैं अभी क्लियर करूँगी, उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ एक बार। जो मुझे सेंट्रल सर्टिफिकेट सबमिट करवाना था उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स थी कि वो इशू होना चाहिए विद इन दिस टाइम पीरियड, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने बनवाया है, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आपने इशू करवाया है, बनवाया है, तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड होगा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ऐसे किसी का। तो और जो फाइनेंशियल ईयर इनकम उसके अंदर लिखा होना चाहिए सेंट्रल में, वो होना चाहिए 2018 टू 19। अगर जैसे फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 19 कौन सा है, ये 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, तो ये होना चाहिए। अगर आपकी इनकम उसमें 2019 टू 20 लिखी हुई है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको ये वाला दे के आना है वहाँ पे सर्टिफिकेट। आपके पास अगर आप कुछ रेक्टिफिकेशन करवाने का टाइम नहीं है, तो जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास आप वो ले जाइए। जो होगा वहाँ जाके देखा जाएगा, वो आपको कुछ टाइम पीरियड दे देंगे, अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे, लेकिन आप DV मिस मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो सर्टिफिकेट्स हैं आप एक बार सब ले जाइए। तो आपकी स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज सर्टिफिकेट में जो कन्फ्यूजन रहती है वो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों, ये क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में ऐसे होता है कि एक ही सर्टिफिकेट आपका स्टेट के लिए भी वैलिड होता है, सेंट्रल के लिए भी वैलिड होता है। 2 तरह के ऑप्शन होते हैं स्टेट में। अगर एक सर्टिफिकेट सेंट्रल के लिए भी वैलिड है, उसमें लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो एक ही सिंगल सर्टिफिकेट काम आ जाएगा। आपको अलग से सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना कोई मैंडेटरी नहीं है उसमें, बिकॉज आपका वैलिड फॉर बोथ लिखा हुआ है। अगर इन केस जैसे कि मेरा था हरियाणा गवर्नमेंट का, उसमें स्टेट का अलग बनता है, सेंटर का अलग बनता है। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, उसमें कहीं भी सेंटर नहीं लिखा हुआ और लिखा है वैलिड फॉर दिस स्टेट। तो मुझे मेरा क्या था कि मुझे अलग से सेंटर का बनवाना था, तो इसीलिए मुझे 2 सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ी। आई होप आपका ये कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो गया होगा कि एक सर्टिफिकेट चाहिए, 2 चाहिए। अगर वैलिड फॉर बोथ लिखा है तो एक ही चलेगा। अगर इसमें कहीं भी सेंट्रल लिखा है कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर भी यही है, तो भी वो वैलिड है। अगर ऊपर नहीं लिखा वैलिड फॉर बोथ, बट अंदर कहीं कंटेंट में सेंट्रल लिखा है कि सेंट्रल के लिए भी ये वैलिड है, और सेंट्रल लिस्ट में ये आपकी रिकॉग्निशन है कास्ट की, तो भी वो चलेगा।
बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको सेपरेट बनवाना पड़ेगा। हरियाणा गवर्नमेंट का क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का लेस देन 6 लाख इनकम होनी चाहिए, और सेंट्रल का कॉमन है सबके लिए। अगर सेंट्रल का कोई भी बनवाता है अलग से, उसमें क्या होता है कि लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। तो आइदर ऑफ दिस कोई भी एक आपका इसमें हो सकता है सर्टिफिकेट। तो ये थी सेंट्रल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन थी आपकी, जो कि आई होप अब क्लियर हो गई होगी। इस रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। और ईयर भी मैंने बता दिया कब इशू होना चाहिए, क्या फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और वो वैलिड होगा या नहीं होगा। एक हमें सब कुछ होने के बाद मैंने पोस्टिंग का भी पूछा। तो मैंने पूछा, उन्होंने नहीं बताया, कोई पोस्टिंग प्रेफरेंस किसी से नहीं पूछी गई, ना लड़कों से ना लड़कियों से। तो मैंने उनसे पूछा एज अ गर्ल कि क्या गर्ल्स को कोई प्रेफरेंस मिलती है अगर कोई किसी की शादी होने वाली है तो स्पाउस के पास अगर उनकी पोस्टिंग हो जाए। तो उन्होंने बोला, जो चंडीगढ़ जोन वाले थे, कि जो बैंक ऑफ इंडिया है मुंबई हेड ऑफिस, सब कुछ उनके हाथ में है, उनके पास अथॉरिटी है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि पोस्टिंग का पूछना है नहीं पूछना, कहाँ पोस्टिंग देनी है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। बट वो कहते हैं कि आप उनको डायरेक्ट बैंक ऑफ इंडिया वालों को, हेड ऑफिस वालों को मेल कीजिए। और अगर आप मैरिड हैं या आपकी शादी होने वाली है, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। अगर शादी होने वाली है, जब आपकी मैरिज हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, तब आपको मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे साथ में अटैच करके देना पड़ेगा कि हाँ शादी हो चुकी है, और स्पाउस के पास, हस्बैंड के पास आप वहाँ पे पोस्टिंग कर दीजिए। एक लास्ट डाउट अगर आपका जो रह गया होगा वो होगा बॉन्ड रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, या ट्रेनिंग रिलेटेड, कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड है या नहीं उसके रिलेटेड। तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। हमें क्या दिया गया, जब सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो गया, एट द एंड हमें टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, उसकी एक 4-5 पेज की एक फ़ाइल थी, वो स्टेपल करके हमें पकड़ा दी गई। उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन एट द एंड साइन भी करवाए हर पेज पे, और एट द एंड भी कि ये सारी कंडीशंस मैं मानती हूँ या मानता हूँ सिग्नेचर के साथ, और एक कॉपी हमें पकड़ा दी हमारे रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए। तो उसमें क्या था, ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ से। सैलरी का आप कॉपी करके पॉज करके आप देख लीजिए कितनी है। और इसके अलावा मैं बॉन्ड का बता देती हूँ। बॉन्ड में उन्होंने बोला है कि 1 लाख का बॉन्ड तो नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है, जो कि 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको भरना पड़ेगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी फर्स्ट डे, आपको 10,000 भरने का ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इकट्ठे एक साथ 1 लाख रुपए भर दीजिए जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट है। अगर आप नहीं भर सकते तो फर्स्ट डे आप 10,000 भर दीजिए। उसके बाद 9 मंथ्स की 9 इंस्टॉलमेंट्स होएगी 10,000 की, उसमें आप रिमेनिंग अमाउंट पे कर दीजिए। और जो कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड, उसमें अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपने कोर्स कर रखा है बेसिक कंप्यूटर वगैरह का, आपको आता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको एक कोर्स करवाया जाएगा कंप्यूटर रिलेटेड, और उस कोर्स की कॉस्ट आपको खुद ही बियर करनी पड़ेगी। और ज्वाइनिंग से 6 महीने पहले आपको वो कंप्यूटर कोर्स करवा दिया जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है या जिन्हें कंप्यूटर स्किल्स नहीं आते हैं, तो वो आपको करवाएंगे। अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपकी सीधा ज्वाइनिंग होगी। प्रोबेशनरी पीरियड आपका 2 साल का होगा। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है, वो अगर आपने 3 साल तक जॉब कर ली तो आपको वो 3 साल बाद पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। बट इन केस अगर आपने 3 साल से पहले रिज़ाइन किया तो फिर वो आपके पैसे फोरफिट कर लिए जाएंगे। फोरफिट मीन्स ज़ब्त कर लिए जाएंगे, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और जैसे ही ज्वाइनिंग होगी, कुछ भी आगे आता है तो मैं आपको बता दूंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।